नमस्कार साथियों, परीक्षा एंड परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। जो अभी हमारा एग्जाम हो रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एक एक करके उसको देख रहे हैं साथियों। तो चलिए, आपका पेपर हो रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लाए हैं ऐसे ऐसे प्रश्न लाए साथियों जो आपके हुबहू परीक्षा में मिलेंगे। अभी जो भी प्रैक्टिस आपका कराया गया है आपके उसमें से काफी प्रश्न क्या हो रहे मिल रहे हैं साथियों। हमने उसको देखा, एनालिसिस भी किया, जो प्रश्न आ रहे हैं उसको भी देखा, जो हमारे और हमारी टीम के द्वारा कराया जा रहा है उसको भी हमने देखा। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे साथियों जो हैं क्या आपके हुबहू परीक्षा में वैसे प्रश्न आ भी रहे हैं, उस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। तो साथियों जैसा कि आपको पता भी होगा सबसे ज्यादा प्रश्न किस किस चीज से पूछ रहा है, हम हमेशा बताते चल रहे हैं, आप उस पर हमेशा ध्यान दीजिए जो जिस चीज पर प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि आपको क्या हुआ वो सब चीजें क्लासेस और कक्षाएं क्या हुई चलाई गई हैं हमारे द्वारा। ठीक है, आप उस वीडियो को एक नजर जरूर देखें क्योंकि वही पढ़ाया गया फैक्ट वही जो एग्जाम में आपके पूछ रहा है। तो साथियों आज हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। आज हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे क्योंकि अब काफी साथियों का परीक्षा जो हो चुका है, अब जो बचे हुए साथी एकदम लग जाइए और दुगनी रफ्तार से शेयर कीजिए वीडियो को। सभी साथियों सभी मित्रों तक क्या करें, हमारी वीडियो पहुंचती है, हमारी क्लासेस हमारी कक्षाएं पहुंचती रहे। तो चलिए इसी क्रम में शुरुआत करते साथियों। लिखा है उसको देख लेते हैं। मोटिवेशनल थॉट हमारा क्या है, जिंदगी में कभी डरकर रुकना नहीं। जिंदगी में कभी डरकर साथियों रुकना नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें हो कभी भी झुकना नहीं। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें हो साथियों कभी भी झुकना नहीं, क्योंकि भाई परिश्रम क्या है, अगर हम परिश्रम करेंगे तो सफलता एक दिन हमको मिलेगी ही मिलेगी। तो एकदम लगे रहिए साथियों और मेहनत करते रहिए। चलिए इसी क्रम में लोग शुरुआत करते देखते हैं आज का प्रश्न कैसा कैसा हमारा प्रश्न है, हम उसको देखते हैं। तो साथियों 8वां प्रैक्टिस सेट हमारा रहेगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या साथियों उसको देख लेते हैं। दिया क्या हमारा, दिया है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया। परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया साथियों उसको देखिए। परीक्षा सुधारों की बात की, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए दिया है खुली पुस्तक परीक्षा, बी दिया है सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सी दिया है सामूहिक कार्य मूल्यांकन और डी दिया है इनमें से सभी। तो ये क्या कहा है, परीक्षा सुधार की बात कहा है साथियों। ये खुली पुस्तक परीक्षा की कोई बात नहीं करता, ना सामूहिक कार्य मूल्यांकन की बात करता, बल्कि क्या होते हैं ये निरंतर सतत एवं निरंतर मतलब लगातार और क्या होते हैं कैसे व्यापक मूल्यांकन इसमें किया जाता है। एक बच्चे क्या होता है सतत या निरंतर या फिर व्यापक मूल्यांकन के द्वारा उसके अंकों को मापा जाता है, देखा जाता है। तो साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा जो बी ऑप्शन दिया यही क्या होगा इसमें सही होगा, न कि इनमें सभी। इस चीज को नोट करके जाइएगा, परीक्षा सुधार में पूछा साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया साथियों बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है साथियों। ऑप्शन ए दिया है विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, बी दिया है विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, सी दिया साथियों एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है। तो विकास के संदर्भ में क्या क्या बातें पूछा है सही है साथियों, हम उसको देखते हैं। तो विकास की प्रक्रिया क्या होती है, क्रमबद्ध मतलब एक क्रम होता है, उसका क्रमानुसार क्या होती है विकास की प्रक्रिया चलती आगे बढ़ती है। सही है साथियों। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास की प्रक्रिया क्या होती है धीरे धीरे एवं निश्चित समय अनुसार होती है, तो ये भी बात सही है आपकी। बाकी एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान भिन्नताएं समानताएं दिखाई पड़ती है, ये भी क्या होती बातें सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं साथ, जो तीनों बातें सही है तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, चौथा ऑप्शन जो ए सभी दिया यही क्या होगा इसमें सही होगा, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के संदर्भ उपरोक्त कथन किस विचारक का है साथियों। बहुत ही फेमस परिभाषा, आपके हमेशा सीटेट की दृष्टि से बहुत ही फेमस परिभाषा और परीक्षा में पूछी जाती है साथियों। देख लेते हैं। ऑप्शन ए एच पीटरसन या वह वुडवर्थ की परिभाषा है, बी दिया है गोडार्ड की परिभाषा है और सी दिया है क्या जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है और चौथा क्या दिया इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्या है ये बहुत ही फेमस परिभाषा है कि क्या होता है ये किसी परिभाषा आपकी जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। जेम्स ड्रेवर की बहुत बार पूछा गया है। शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का गुण क्या होता है माता पिता से संतानों में हस्तांतरित होता है, वो क्या कहलाता है आनुवंशिकता कहलाता है। तो जेम्स ड्रेवर की परिभाषा। बाकी गोडार्ड की परिभाषा आपको पता ही होगा, उसमें क्या होता है उन्होंने कहा है कि एक मंद बुद्धि बालक के मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि बालक के माता पिता तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, ऐसे भी चीजें ये किसने बताया आपके गोडार्ड ने कही है और जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन जो हमारा दिया वही क्या होगा इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं।
सामाजिकरण की किस अवस्था में बालकों के समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? सामाजिकरण की किस अवस्था में साथियों बालकों के समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ बालक क्या करते हैं, अपने मित्रों उनके समकक्षी सदस्य साथियों के साथ क्या करते हैं, समूहों के साथ क्या करते हैं, समायोजन करने का विकास होता है। किस वर्ष में, किस समूह में, किस अवस्था में होता है साथियों? क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, क्या किशोरावस्था में होता है, क्या उत्तर बाल्यावस्था में होता है, कि शैशवावस्था में? तो ये क्या होती है चीजें, समकक्षी मित्रों एवं समूहों के साथ क्या करता है बालक, समायोजन करता है। ये सब चीजें किसमें होती साथियों? ये आपकी होती है किशोरावस्था में। किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में साथियों ये सब चीजें होती है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन होगा ये इसमें क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला पढ़ते प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों भावों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है? किसकी? संवेग अर्थात भावों की तीव्र की क्या है, ये क्या है, तीव्र अभिव्यक्ति, मतलब तीव्र अभिव्यक्ति की क्या है, अवस्था है। क्या वह बाल्यावस्था है, क्या वह किशोरावस्था है, क्या प्रौढ़ावस्था है, क्या उत्तर बाल्यावस्था है? तो ये कैसी अवस्था साथियों क्या होती है, ये किसमें होती है? संवेगों की क्या होती है, संवेग इसमें तीव्र होते हैं, भाव अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। ये भी आपके किसमें होती है साथियों? किशोरावस्था में पाई जाती है। क्योंकि क्या कहा है स्टैनले हॉल ने, संवेगों तूफान तनाव का क्या कहा है, इसको काल कहा है साथियों। किसको? जो हमारी किशोरावस्था होती है। तो किशोरावस्था जो ऑप्शन इसमें दिया वही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा दिया है। पियाजे के अनुसार वर्ष से कम आयु के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का क्या अभाव रहता है? किस आयु के वर्ष के बच्चों में क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास का अभाव रहता है साथियों? उसको देख लेते हैं। ऑप्शन 6 वर्ष दिया है, 8 वर्ष दिया है, 9 वर्ष की 10 वर्ष। तो किस आयु कम बच्चों में क्या होता है, संज्ञानात्मक परिपक्वता पाई जाती है? तो हमारी जो शैशवावस्था होती है 0 से 5 या 0 से 6 वर्ष कहे, तो इसी में क्या होती है, संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है साथियों। यही हमारा जो पहला ऑप्शन होगा ये क्या होगा, इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, हम देख लेते हैं। उसको दिया है 2000 2001, दूसरा दिया है 2000 से 2004, फिर दिया है 2000 से 2005 और 2004 से 2005 दिया है। तो साथियों आपको पता होगा जैसा कि सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत कब होती है आपका, ये होती है 2000 और 2001 में होती है साथियों। तुम्हारा जो पहला ऑप्शन दिया यही क्या होगा, सही होगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी क्रम में देखते हैं क्या होता है हमारा। दिया है बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है साथियों? दिया ए हमारा दिया बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बी दिया है बुद्धि सीखने की योग्यता है, सी दिया है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो साथियों क्या होती है, बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बिल्कुल सही बात है। क्या होती है, बुद्धि का हमारे आनुवंशिकता और पर्यावरण पर दोनों का प्रभाव पड़ता है। फिर बुद्धि सीखने की योग्यता है, बहुत अच्छी बात, ये लाइन जो पूछी जाती है साथियों, बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। फिर बुद्धि क्या होती है, अमूर्त, किसी विषय वस्तु के प्रति अमूर्त चिंतन करने की भी योग्यता है साथियों। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन दिया होगा, तीनों ऑप्शन सही होगा, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन जो दिया ये सभी यही क्या होगा साथियों, सही होगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम पूछा है? कौन से युग्म की सही होने की संभावना सबसे कम है? ऑप्शन ए दिया है, पहला दिया बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, क्या चॉम्स्की ने कहा है। दूसरा दिया है भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोस्की ने कहा है। तीसरा दिया है भाषा विचार पर आधारित है, क्या पियाजे ने कहा है। चौथा दिया है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक, ये बीएफ स्किनर ने कहा है। तो साथियों बच्चे भाषा के बारे में निश्चित क्या पूछा, ये ध्यान रखिएगा कि सबसे कम किसकी संभावना होने की, सबसे कम, तो निश्चित ये बात सही है आपकी। फिर भाषा और विचार प्रारंभ में भिन्न भिन्न गतिविधियां होती है, चॉम्स्की की भी बातें सही है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक का कार्य करता है, ये भी बातें क्या आपकी सही है। बल्कि क्या है, तीसरा जो दिया हमारा भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे की सबसे कम संभावना होने की यही बात कही जाती है साथियों। ये क्या करते हैं, बच्चे के संज्ञानात्मक में क्या मानते हैं, भाषा के बारे में, विचार के बारे में सबसे ज्यादा कौन मानता है साथियों, बच्चे सांस्कृतिक विचार आदि चीजें किससे सीखते हैं, अपने समाज से, ये वाइगोस्की के द्वारा माना गया है। तुम्हारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, ये क्या होगा यहाँ पर सबसे कम माना, तो यही तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है। स्त्रियों का हस्तलेख यानी लिखावट जो होती है वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए साथियों,
पहला दिया है पूर्णतः सत्य है, दूसरा है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, तीसरा दिया है प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, चौथा दिया बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में क्या है यह कथन सत्य है। तो साथियों स्त्री का हस्तलेख इसमें क्या माना है, स्त्री जो भी चीज लिखती है हस्तलेख मतलब वो लिखावट उनकी अच्छी होती है, अधिक अच्छी होती है, और पुरुष क्या गणित में ही चीजें मतलब कम मतलब जो बहुत ज्यादा योग्यता उनकी होती है। तो साथियों ये सब चीजें दोनों क्या बातें आपकी गलत कही गई है, ये चीजें क्या करती है लैंगिक रूढ़िवादिता हमारी जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं उसको दर्शा रही हैं। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन सही होगा इसमें ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रही साथियों, यही ऑप्शन क्या होगा इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, धर्म एवं समाज दोनों हैं, धर्म एवं समाज दोनों क्या है साथियों, देख लेते हैं साथियों इसमें क्या होता है, एक दूसरे से पृथक हैं, दूसरा दिया है एक दूसरे के पूरक हैं, तीसरा समाज का धर्म से कोई मतलब नहीं होता है, चौथा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों धर्म एवं समाज एक दूसरे से अलग नहीं है साथियों, और न धर्म समाज कोई मतलब नहीं, तो बल्कि क्या होते साथियों ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि समाज में बच्चे धर्म जो होता है ये एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चा क्या करता है कोई भी चीज अपने समाज अपने धर्म से क्या करता है बहुत सारी चीजों को वो सीखता रहता है और अनेक प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन होगा यही क्या होगा इसमें सही होगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है साथियों। ऑप्शन पहला दिया है योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा दिया है रचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा दिया है निदानात्मक मूल्यांकन, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सत्र की समाप्ति कर कौन सा मूल्यांकन होता है आपका साथियों, तो वो क्या होता है योगात्मक मूल्यांकन आपका किया जाता है बच्चे का सत्र के अंत में। पूछा है सत्र की समाप्ति अर्थात सत्र के अंत में कौन सा मूल्यांकन होता है, योगात्मक मूल्यांकन। और निदानात्मक क्या होता है, इसमें बच्चों के कारण कमियों दोषों गुणों दोष आदि चीजों को जानकर उसका क्या करता है उपचार किया जाता है। तो इसमें बच्चों के कारणों जाना। रचनात्मक मूल्यांकन कहने से क्या है नई नई चीजों की क्रियाएं करना, नई नई चीजों की खोज करना, बच्चा खुद से क्या करता है नई नई क्रिया करके कोई भी चीजें सीखता है। तो हमारा जो योग इसमें क्या होता है साथियों योगात्मक सत्र के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है क्या होता है वो योगात्मक मूल्यांकन होता है। हमारा जो पहला ऑप्शन होगा ये क्या होगा इसमें सही होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है, उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है क्या साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। तो उपलब्धि परीक्षण किसमें किया जाता है साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, व्यवसाय के क्षेत्र में किया जाता है और खेल के क्षेत्र में भी क्या होता है उपलब्धि परीक्षण को किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि परीक्षण होता है, व्यवसाय के क्षेत्र में भी और खेल के क्षेत्र में भी उपलब्धि परीक्षण होते रहते हैं। तो साथियों कौन सा जब तीनों हमारे सही तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, चौथा जो ये सभी दिया यही क्या होगा हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि परीक्षण किया जाता है और क्या होता है व्यवसाय के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में आदि चीजों में उपलब्धि परीक्षण किए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, किस अधिनियम के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन पहला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, दूसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत, तीसरा है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होती है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनको क्या है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किसमें प्रावधान किया गया है, तो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सा होता है 2009 जो होता है, इसी के तहत आरटीई 2009 के तहत क्या होता है बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। क्या किया गया साथियों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें क्या किया गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात किसे, आरटी एक्ट 2009 के तहत। तो हमारा जो शिक्षा का अधिकार नियम 2009 यही क्या होगा, पहला ऑप्शन जो हमारा दिया यही क्या होगा इसमें सही होगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से क्या करता है रोकता है या सीमित रखता है, विकलांग बालकों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो साथियों क्या ये एडलर का है, क्या कीबल यंग का है, क्या क्रो एंड क्रो का है। तो साथियों किसकी परिभाषा है, ऐसे बालक जिनमें क्या होता है ऐसा शारीरिक दोष या विकास जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से क्या करता है रोकता है, उसको सीमित करता है। ये बहुत ही फेमस परिभाषा किसकी है, क्रो एंड क्रो की ये फेमस परिभाषा साथियों। तुम्हारा जो तीसरा ऑप्शन होगा ये क्या होगा सही होगा, सीटेट में ये परिभाषा आपकी पूछी भी गई है। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो, प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो, वह क्या होता है, सामान्य बालकों से भिन्न होता है, सामान्य बालकों के जैसा होता है, मंद बुद्धि का होता है, उपरोक्त सभी होता है। तो मंद बुद्धि का नहीं होता, ना सामान्य बालकों के जैसा होता साथियों, उपरोक्त सभी की कोई बात ही नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन सामान्य बालकों के जैसा, ये सब चीजें एक प्रतिभाशाली बालक में, सृजनशील बच्चे में सब चीजें नहीं होती है साथियों। तो हमारा क्या होता है, वो सामान्य बालकों से क्या होता है, हमेशा भिन्न होता है। क्या उसके प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, टर्मन के अनुसार 140 के ऊपर उनकी बुद्धि लब्धि पाई जाती है। और कोई भी कार्य क्या करते हैं, करने में एकदम मतलब हमेशा सृजनशील रहते हैं, नई नई चीजों को खोजकर उसके कार्य समान अवसर प्राप्त करते हैं, कोई भी चीजें करके सीखते रहते हैं। तो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया होगा क्या होगा, यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया है, सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया है, क्या थॉर्नडाइक ने दिया है, क्या पावलोव ने दिया है, क्या सीएल हल ने दिया है, कि मास्लो ने दिया है। तो तत्परता का नियम आपको पता हुआ है, बहुत ही फेमस, ये आपके कौन मनोविज्ञान, थॉर्नडाइक ने, जिसमें मुख्य नियम 3 बताए थे और गौण नियम आपके 5 बताए हैं। किसने बताया, थॉर्नडाइक ने बताया ये चीजें आपको, ठीक है। तत्परता, प्रभाव, प्रयास का नियम इन्होंने दिया साथियों। 3 क्या है, 3 इन्होंने मुख्य नियम बताया है। कितना, 3 बताया, मुख्य नियम बताया है आपका, और 5 कितना बताया, 5 इन्होंने गौण नियम बताया है। ठीक है साथियों, तो आपका तत्परता, प्रभाव, इसके बाद अभ्यास बताया, फिर बहुप्रतिक्रिया, आंशिक क्रिया, मानसिक क्रिया, सहचारिता, ये सब चीजें इसमें किसी 5 गौण नियम जो बताया उन्होंने इसमें बताया। तो हमारा पहला ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया साथियों, सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। बी दिया है, सीखना एक जटिल एवं बहुआयामी पद्धति है। सी दिया है, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। डी दिया है, तर्क एवं वाद विवाद के सोचने की प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं होता साथियों। तो कोई तर्क एवं वाद विवाद की प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं होता साथियों। ये कहां से आपका, तर्क एवं वाद विवाद प्रक्रिया में क्या होता है, सोचने की प्रक्रिया, अगर कोई तर्क करेगा, वाद विवाद करेगा, तो क्या उसका कोई स्थान नहीं होगा। यही बातें आपकी क्या है, गलत है साथियों। बाकी सीखना या अनुभव एवं व्यवहार में भी सही है, सीखना एक जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया, ये भी सही है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से क्या विभिन्न तरीकों से वार्तालाप करके, संप्रेषण करके क्या करते हैं, सीखते हैं। तो हमारा ए बी सी जिस ऑप्शन में होगा ये क्या होगा, सही होगा। चौथा ऑप्शन जो दिया साथियों ए बी सी है, ये हमारा चौथे ऑप्शन दिया है ए बी सी। तर्क में सोचने प्रक्रिया का स्थान नहीं होता, ये गलत दिया है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए। कौन सी शिक्षण सामग्री बच्चों के लिए क्या होता है साथियों, सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए। क्या वह बुलेटिन बोर्ड होती है, क्या चार्ट होती है, क्या ब्लैक बोर्ड होती है, क्या रेखा चित्र होती है। तो सबसे अधिक की बात कही साथियों, सर्वाधिक की बात कही है, तो आपके चार्ट नहीं होगा, चार्ट में चार्ट बनाकर कोई चीज चित्र बना के, इसके ब्लैक बोर्ड भी नहीं होगा, रेखा चित्र के माध्यम, बल्कि क्या होता है बुलेटिन बोर्ड जो हमारा होता है, इसके द्वारा अगर बच्चों को कोई चीज सिखाया जाए तो क्या करेंगे, आसानी से उस चीज को समझ लेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण विधियों में तथा को महत्व दिया जाता है। शिक्षण विधियों में तथा को महत्व दिया जाता है कौन कौन से, कार्य प्रस्तुतिकरण, रणनीति प्रयोग, उद्देश्य और महत्व, इनमें से कोई नहीं। क्या शिक्षण विधियों में कार्य तथा प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। क्या शिक्षण विधियों में रणनीति तथा प्रयोग को, रणनीति आगे ये सब चीजें ऐसे भी कट गया। फिर शिक्षण विधियों में उद्देश्य तथा महत्व को, तो उद्देश्य तथा महत्व ये सब बातें क्या है, कथन गलत है साथियों। बल्कि क्या होता है, कार्य तथा प्रस्तुतिकरण को हम क्या कर सकते हैं, उसमें कार्य तथा प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। ये शिक्षण विधियों के द्वारा होता है, जैसे कार्य, क्रियाकलाप विधि, प्रदर्शन विधि आदि चीजों के द्वारा क्या होता है, उसमें खेल विधि, ये सब चीजें क्या होती है, इसमें शामिल होती हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन होगा यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। बालक में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए। बालक में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए। ऑप्शन पहला दिया है उसे खेलों से दूर करने के लिए, दूसरा दिया है उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए,
तीसरा दिया है साथियों उसे पढ़ाई में व्यस्त रखने के लिए, चौथा उसे शरारत करने से रोकने के लिए। तो ये सब बातें शरारत करने के लिए, खेल से दूर रखने के बिल्कुल क्या है, नकारात्मक शब्द। हमारा जो बालक को अगर वैज्ञानिक अन्वेषक गुण उसके गुणों को क्यों विकसित किया जाना चाहिए, क्या करता है अन्वेषक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीजों की खोज करना, अवलोकन करना, ऐसी चीजें क्या होती हैं उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए लाई जाती हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन जो दिया हमारा वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है, यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है साथियों, क्या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, क्या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, तीसरा एक और दोनों है कि अनुभव जन्य अधिगम का सिद्धांत है। जब किसी क्रिया को क्या होता है बार बार क्या करता है, दोहराया जाता है, अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता रहता है। तो इसमें क्या होगा साथियों, हमारा जो पहला ऑप्शन दिया है क्या दिया, अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया है, ये नहीं होगा साथियों। और तीसरा क्या दे, एक और दो दोनों दिया, ये भी नहीं होगा अनुभवजन्य। बल्कि क्या होता है, बच्चा क्या करता है, प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से कोई भी चीजें सीखता रहता है। किसका सिद्धांत है साथियों, थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत है। तो हमारा कौन सा इसमें सही होगा, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो क्या करता है, स्वाभाविक उद्दीपक देता है। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन होगा ये क्या होगा, इसमें सही होगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विकास का तात्पर्य बच्चों के डैश डैश और एक डैश फिर इसमें दिया है एकत्रित करने के तरीके से। इसमें क्या भरा जाएगा साथियों, विकास के बारे में तो दिया है शारीरिक सीखने सूचनाएं, दूसरा दिया है संज्ञानात्मक सीखने सूचनाएं, तीसरा दिया संवेगात्मक सीखने सूचनाएं कि सामाजिक। तो विकास किससे होगा, ये विकास का तात्पर्य बच्चों के क्या होता है, संज्ञान से जुड़ा होता है। जब संज्ञान मस्तिष्क से उसका सही रूप से कार्य करेगा, किसी भी चीज को वो सही रूप से तर्क वितर्क करेगा साथियों, तो संज्ञान जुड़ा है, फिर उसके सीखने की संज्ञान और क्या होती है साथियों, सीखने सूचनाएं तरीके से उसमें क्या है, इकट्ठित हुई है। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही होगा साथियों, संज्ञानात्मक सीखने और सूचनाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षकों को शिक्षण के दौरान बालकों को बताना चाहिए कि पढ़े हुए अध्याय को बार बार पढ़े ताकि इसे लंबे समय तक याद रखा जा सके। अध्यापकों को छात्रों के स्व मूल्यांकन पर भी बल देना चाहिए। उक्त कथन पर्यावरणीय कारक की ओर संकेत करता है। क्या संकेत करता है, अभ्यास एवं परिणाम से संबंधित। दूसरा दिया है सामाजिक कारक, तीसरा दिया है वंशानुक्रम कारक, चौथा दिया है क्या, समूह अध्ययन कारक। तो देखते साथियों, शिक्षकों को शिक्षण के दौरान बालकों को बताना चाहिए कि पढ़े हुए अध्याय में क्या करना है, बार बार क्या करना है। अगर बार बार पढ़ेगा, बार बार अभ्यास करेगा तो लंबे समय तक क्या रखा, उसको याद रखा जा सकेगा। अध्यापकों को छात्रों को स्व मूल्यांकन मतलब आत्म मूल्यांकन करने के लिए पर भी क्या उसको बल देना चाहिए। कथन किससे है, तो सामाजिक कारक इसमें कोई बात ही नहीं कि वंशानुक्रम कारक भी नहीं होगा, न समूह, बल्कि क्या हुआ, अभ्यास एवं परिणाम से क्या होता है, वो संबंधित कारक होते हैं। कोई भी क्रिया को हम बार बार क्या करते हैं, अभ्यास करके याद रख सकते हैं, सीख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा ये क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में कौन सा कथन सत्य कथन पूछा साथियों, विषय में सत्य कथन क्या होगा, सत्य कथन। पहला दिया है पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। क्या पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, ये तो ऐसे ही कट गया। दूसरा दिया अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत न समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। हम न समझ के अवधारणाओं को रखेंगे अधिगम प्रक्रिया में तो बच्चा सीखेगा कैसे। तीसरा दिया है स्कूल से प्राप्त ज्ञान को बाहर जीवन से जोड़ना, बहुत अच्छी बात, ये तो बात कही गई उसमें। चौथा दिया ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना जरूर करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर क्या करे, आधारित हो। तो अवहेलना हमको नहीं करनी साथियों, न अधिगम के अंतर्गत अवधारणाओं। पाठचर्या क्या होती है, पाठ पुस्तक केंद्रित बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों के समझ अनुसार होनी चाहिए। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन होगा सही, बच्चों क्या करना है, स्कूल से प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़कर उसको सिखाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो होगा उसमें वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, ए दिया है एक सुगमकर्ता के रूप में, एक आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आदेशक के रूप में, नेता के रूप में, उपरोक्त में कोई नहीं, बात ही नहीं, बल्कि क्या होता है,
एक सुविधादाता, सुगमकर्ता, उत्प्रेरक, परामर्शदाता आदि के रूप में क्या होता हुआ जाना जाता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वही क्या होगा इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? प्रेरणा अर्थात अभिप्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? क्या व्यवहार क्या है? व्यवहार क्या है? दिया है व्यवहार के प्रभाव, व्यवहार को क्यों घटित किया जाता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यवहार क्या, ये सब बातें गलत है साथियों। ये क्या करता है, व्यवहार क्यों घटित होता है इसके बारे में प्रेरणा क्या करती है, व्याख्या करती है। बच्चा क्या करता है, कोई भी चीज अगर सोचता है तो उसके बारे में पूरा क्या अवलोकन करके ये सोचता है साथियों कि ये व्यवहार क्यों घटित हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, इस चीज के बारे में वो क्या होता है, जिज्ञासु रूप से जानने की इच्छा रखता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहां है? जिगसा पहेली एक होती है, उसको करते समय 5 वर्ष की नजमा क्या करती है साथियों, स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहां है? नहीं, यह काला, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं? ये जो बातें कही है बच्ची क्या कर रही है, वो बच्ची क्या कर रही है, स्वयं से बातें कर रही है। मतलब उसमें क्या होता है, जिक्सा 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहां है, मतलब स्वयं से वो बातें कर रही है, नीला टुकड़ा कहां है साथियों? नहीं, यह वाला नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे क्या हो यह जूता पूरा बनाया जा सकता है। लेव वाइगोस्की के अनुसार किस तरह से संबोधित करती है? क्या व्यक्तिगत वार्ता होती है, क्या जोर से बोलना, क्या पाठ या ढांचा, क्या आत्मकेंद्रित वार्ता? तो जोर से बोलना इसमें सहायता नहीं दी जा रही, न आत्मकेंद्रित, बल्कि क्या है व्यक्तिगत वार्ता होगा साथियों। जो पहला ऑप्शन हमारा दिया है क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग क्या है? लिंग है, लिंग कैसी क्या है साथियों? शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है कि जैविक सत्ता है? तो लिंग क्या है साथियों, यह समाज के, हमारे समाज जो समाज के द्वारा मानवीय मूल्य निर्धारित किए गए हैं उसकी क्या है, यह संरचना है। समाज के द्वारा इसको क्या होता है, बताया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन होगा ये क्या होगा इसमें सही होगा, सामाजिक संरचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संख्यात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूछा साथियों, पूर्व संख्यात्मक विचार की एक सीमा नहीं है साथियों। ऑप्शन पहला दिया अनुत्क्रमणीयता, ये तो पूर्व संख्यात्मक मतलब जीन पियाजे की दूसरी अवस्था, जीन पियाजे की दूसरी अवस्था जो हमारी चलती कितने से कितने वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक ये अवस्था हमारी क्या होती है साथियों, चलती रहती है। कि एक पूछा है सीमा नहीं है, अनुत्क्रमणीयता, तो बिल्कुल अनुत्क्रमणता पाई जाती है। ध्यान केंद्रित प्रतीकात्मक विचार क्या होते हैं, इसमें जन्म ले लगते हैं। बच्ची क्या करती है, प्रतीक के द्वारा उसको क्या करती है, सीखती रहती है, ये भी बात सही है। अधिवनता भी इसके अंदर पाई जाती है, सीखने की योग्यता क्या होती है, धीरे धीरे किसी भी चीजों को समझने लगती है। बल्कि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति किसी विषय वस्तु पर नहीं होती साथियों। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन सही नहीं पूछा तो यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। तो साथियों ये थे 30 प्रश्न, आज के क्या 30 प्रश्न, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले हमारे चैनल को एकदम सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है साथियों। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर एकदम जम के शेयर कीजिए साथियों, क्योंकि अभी आपका जो सीटेट का एग्जाम चल रहा है, ऐसे हुबहू प्रश्न आपको क्या होंगे, परीक्षा में मिलेंगे। तो इसलिए आप अपने सहपाठियों, अपने मित्रों तक जो प्रैक्टिस सेट हमारे बंधुओं द्वारा जो कराया जा रहा है, हमारी टीम के द्वारा जो कराया जा रहा है, आप उसको क्या करेंगे, एकदम जमकर शेयर करेंगे, जमकर शेयर कीजिए। तो साथियों आज बस इतना ही कहेंगे। इसके बाद एक बात और करनी साथियों, जो केबीएस आपका एग्जाम चल रहा है, केबीएस का जो एग्जाम चल रहा है उसमें क्या करेंगे हम लोग, अभी तो शुरुआत मतलब का हो गई एग्जाम भाई, ज्यादा दिन बचा नहीं, तो साथियों कमर कस लीजिए और एकदम लग जाइए, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे साथियों, एकदम आप सबका हुबहू परीक्षा में वही प्रश्न मिलेंगे। तो एकदम सब लोग कमर कस लीजिए, बांध दीजिए। इसके बाद शुरुआत हो चुकी है केबीएस की साथियों, केबीएस की, ठीक है। तो आप लोग भी लग जाइए, क्योंकि सभी बच्चों क्या करना है, सबको क्वालिफाई करना है। तो साथियों सीटेट की जो अभी प्रश्न ये करवाए जा रहे हैं, आप इसको बिल्कुल देख के जाइए साथियों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।